वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे। हमने पिछली वीडियो में तक क्या देखा था? हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज इस वीडियो में हम 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं जानेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हमने क्या क्या जाना था वो चीज़ें थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम पहला पॉइंट क्या समझे थे? पदार्थ की भौतिक स्वरूप समझे थे। उसके बाद पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, वो जाना था कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं वो जाना हमने। उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो कैसे हमने पता किया कि रिक्त स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच में। उनके जो कणों के बीच में होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, निरंतर मोशन में रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जाना। अब उसके बाद आगे आज की क्लास में देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, पदार्थ किन किन रूपों में हमारे आसपास फैले हुए होते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले रेड होगा, आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन में दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने के लिए आपको शेयर करने के लिए यहाँ पे जाना होगा, इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पुराने वीडियो में भी जान चुके होंगे, जो नए बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप पुराने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हैं या कि आपको कोई और भी वीडियो देखना है तो आप कहाँ पे जाएंगे? शिव शांति क्लासेस पे जाएंगे। इस चैनल पे यहाँ पे टच करेंगे तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा। उसमें होम पेज, वीडियो पेज, प्लेलिस्ट होगा। तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। 10th का, 9th का, तो 9th का मैथ का भी क्लासेस है, पूरी कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगी आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो। और जो साइंस का पार्ट 1 है वो यहाँ पे शो हुआ दिखेगा आपको जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। तो जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पे साइंस का भी प्लेलिस्ट आपको नजर आएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अब क्लास की ओर। देखिए ये चैप्टर जो है ना, फर्स्ट चैप्टर, इसे टोटल चैप्टर को सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। मैं आपको आधे घंटे में कंप्लीट करके बता दूंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि पढ़ाई करो तो एक बार पढ़ाई करो, इतना अच्छे से पढ़ाई करो कि दोबारा फिर उसके साइड देखना ही ना पड़े। आप इसके नोट्स बना लीजिए ना, फिर नोट्स को देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का हर लाइन कीमती होता है। इसमें तो मैं सिर्फ बता दूंगा पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, गैस और द्रव, बस खत्म। लेकिन इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट होता है, लाइन टू लाइन, वो समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत ही जरूरी होती है। एक छोटे से एग्जाम से लेके यूपीएससी एग्जाम तक, एक ग्रुप डी की एग्जाम से लेके यूपीएससी लेवल तक एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन किया जाता है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस में। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं का कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों को विस्तार से जानेंगे। ठीक, हमने देखा कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं हमारे आसपास के। कुछ ठोस होंगे, कुछ द्रव होंगे और कुछ गैस होंगे। तो हम जानते हैं पहला पॉइंट, ठोस अवस्था। ठीक, सो ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं कि उसकी क्या क्या फीचर होते हैं, कैसे कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं। क्रियाकलाप देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, जैसे पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर उनके आकार का चित्रित बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या एक दूसरे से विसरित संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। अब इसमें क्रियाकलाप में कह क्या रहा है ये देखिए। क्रियाकलाप में क्या क्या बोला है कि इसमें किताब लेना है। आपने एक किताब लिया, ठीक, अब आपने क्या लिया? एक लकड़ी लिया। तो ये बोल रहा है कि एक किताब रखिए और एक कागज में पेंसिल को ऐसे चारों ओर से बना दीजिए।
हैं, लकड़ी को भी ऐसे बना दीजिए, तो आपको क्या पता चला, जब हम एक लकड़ी को हटा देंगे तो हमारे पास शेप आ जाएगा ऐसे, किताब का आ जाएगा ऐसे। अर्थात किताब का एक अपना आकार है, लकड़ी का एक अपना आकार है, और जो भी हमने लिया है छड़, उसका अगला अपना आकार है, और जो सुई है छोटी सी है, उसका अपना आकार है। तो सबके अपने अपने आकार होते हैं, और सबका आकार जो है निश्चित है, फिक्स है, ठीक। और उनका एक सीमा है जो इतना ही घेरेगी। लकड़ी का बुराद जो लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा है तो इतना ही जगह घेरेगी, इससे ज़्यादा वो जगह नहीं घेरेगी, ठीक। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं, अर्थात इनका जो आकार है बदल नहीं रहा। आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, आप दूसरे रूम पे ले जाइए, बाहर मैदान पे ले जाइए, जो इन सभी वस्तुओं के आकार कभी भी नहीं बदलेंगे। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़न होता है। बाह्य बल लगाने पर ये ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, अर्थात इसके ऊपर बुक को दबाएंगे भी तो भी इसका आकार नहीं चेंज होगा, ठीक। यदि लोहे की छड़ को आप दबाएंगे भी, बस उसका आकार बदल सकते हो। यदि लंबा है तो उसे मोड़ सकते हो, यदि आकार लंबा है तो इसे आप मोड़ सकते हो, लेकिन ये जो अपना आकार है वो साइज चेंज हुआ है, अब दिखने में चेंज हुआ है, लेकिन छड़ लॉन्ग है तो लंबा ही रहेगा, जो मोटाई है वो मोटाई ही रहेगी, वो पिघल कर बहने नहीं लगेगी, वो वैसे की वैसी रहेगी। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन उनका आकार नहीं बदलता है, ठीक। इसे आप लकड़ी को आप ठोकेंगे तो ये बुरादों में टूट जाएगा, लेकिन वो लकड़ी का लकड़ी ही रहेगा। इसलिए ये निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब हमें इन पर विचार करना है कि क्या दिया है। तो नीचे चलते हैं। ए पॉइंट क्या कह रहा है, रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्यों। दूसरा पॉइंट क्या है, इसे आगे समझते हैं ना, पढ़ते जाइए, आपको बहुत सब समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो फास्ट लग रही हो तो स्लो कर लीजिए, स्लो लग रही हो तो फास्ट कर लीजिए। यूट्यूब में यहाँ पे आप जाएंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक। तो विभिन्न आकार में के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या यह ठोस है। स्पंज क्या है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। स्पंज मतलब जो रुई होती है ना, जिसे आप नॉर्मली गोज्जा कहते हैं, कोई भी जब वस्तु खरीदते हैं तो उसमें थर्माकोल कह सकते हैं, थर्माकोल समझ लीजिए। तो वो चीज़ संपीड़ित होती है, उसे दबाया जा सकता है, बिल्कुल दबाया सकता है। तो क्या आप उसे ठोस कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। ये सभी ठोस ही हैं, क्यों, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बाह्य हटाने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाएगा। आप खींचेंगे रबड़ को तो वो उसके बाद छोड़ेंगे तो पुनः अपने आकार पे आ जाएगा, लेकिन आप खींचते जाएंगे और ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक। लेकिन रबड़ अपना आकार नहीं बदलेगा, टूट कर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लेकिन फिर वो सिमट के अपने ओरिजिनल आकार पे आ जाएगा। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इसमें क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। मतलब जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो कभी नहीं बदलेंगे, उनके जो क्रिस्टल का साइज है वो जितना है उतना ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इससे पता चलता है कि वो क्या है, ठोस है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम उसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकलते हैं, इसमें इसका संपीड़न संभव होता है। उसमें जो स्पंज होता है उसमें बीच में हवा भरी होती है, तो वो जो स्पंज है वो नहीं कम होता है, उसके जो बीच का हवा है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद जब छोड़ते हैं तो फिर हवा फिर से अंदर चला जाता है, तो स्पंज उसमें कुछ रोल नहीं करता। इसलिए हम स्पंज को भी ठोस समझेंगे, ठोस मानेंगे, या कि स्पंज भी ठोस ही होता है। तो उम्मीद है आपको ठोस अवस्था समझ में आ गई होगी। ठोस अवस्था को हम फिर एक बार समझते हैं कि ठोस में क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है उसका और निश्चित आयतन होता है। आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, निश्चित आकार होता है क्योंकि उसका शेप होता है वो भी निश्चित होता है। तो ये देखना है कि शेप और आकार इसमें दोनों निश्चित होते हैं,
दोनों नहीं बदलते हैं, आप कहीं भी ले जाइए, स्थान बदलने पर ये दोनों कभी भी नहीं बदलते। ये ठोस अवस्था में हो गया। अब चलते हैं द्रव अवस्था की ओर। द्रव अवस्था में पहले क्रियाकलाप दिखा रहा है, निम्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, जैसे जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस और शीतल पेय। क्रियाकलाप से क्या होता है कि जो चैप्टर होता है ना उसको समझने में आसानी होती है, इसलिए हम क्रियाकलाप को भी पढ़कर आपको बता रहे हैं। ठीक, अब बी पॉइंट क्या कर रहा है, विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। यदि इन द्रव को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, ये जो द्रव आप लिए हैं इनको यदि फर्श पर डाल देंगे तो क्या होगा, बस बह जाएगा। ठीक, किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन समान रहता है? आप अलग अलग बर्तन लीजिए, उसमें आप डालिए, एक ग्लास ले लीजिए, एक कटोरा ले लीजिए, एक थाली ले लीजिए, इसमें आप पानी डालिए। तो यदि आप इसमें पानी डालेंगे तो ये गिलास के आकार का हो जाएगा, यदि आप कटोरे में डालेंगे तो कटोरे के आकार का हो जाएगा, यदि आप थाली में डालेंगे तो थाली के आकार का हो जाएगा। ठीक, तो क्या आप देखते हैं कि द्रव का जो आकार है वो समान रहता है? नहीं रहता है, ये हमेशा वस्तु के हिसाब से आकार बदलता रहता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ाने पर यह आसानी से बहता है, मतलब आसानी से अपना जो आकार है वो बदल लेता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो हमने क्या देखा कि पानी का जो है द्रव है, जिसे हम पानी मानते हैं, हम इसे पानी लेके चलते हैं, पानी, तेल, जो भी अब जितने वस्तुएं ऊपर लिए हैं उनमें से हम पानी उठाते हैं, सारा चैप्टर हम पानी के थ्रू समझते हैं। तो पानी को हम अलग अलग वस्तु पे रखे, अलग अलग जो गिलास, कटोरा, थाली, जिसमें भी आप बॉटल में रखें तो उसका जो है आकार बदल जाता है, हर बार आकार बदल जाता है, लेकिन जो उसका आयतन है, उसका वॉल्यूम है, वो कभी बदला? वो एक गिलास पानी एक गिलास ही रह गया। वो आप कटोरे में डालेंगे तो भी एक गिलास रहेगा, थाली में डालेंगे तो भी एक गिलास रहेगा, बट उसका जो साइज है, जो उसका आकार है, सिर्फ वो बदला है। इसलिए मतलब क्या कह सकते हैं कि द्रव में अर्थात लिक्विड में, लिक्विड का जो आकार होता है, शेप होता है, SHAP शेप होता है, आकार, वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है, आयतन, ये हमेशा फिक्स होता है। ठीक, तो ये चीज हमारा क्या हो गया, लिक्विड में हो गया। तो इसके आगे पढ़ते हैं, जिस वस्तु में उन्हें रखा जाता है वे उसी प्रकार का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, अर्थात ये ठोस नहीं होते, मजबूत नहीं होते, इसलिए ये तरल होते हैं। शायद तक यहाँ पे आप नहीं समझ पाए, मैं फिर से समझाता हूँ। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों को मिलाया जा सकता है। जैसे आप द्रव लीजिए, इसमें आप नमक मिलाइए, नमक मिल जाएगा। आप द्रव लीजिए, इसमें आप, नमक क्या है, सॉलिड है, ठोस है। इसमें आप दूसरे बीकर में आप पानी लिए हैं, इसमें यदि आप नींबू का रस मिलाते हैं तो वो मिल जाएगा, क्योंकि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो इस लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाते हैं, इस द्रव में दूसरा द्रव में मिला दिए, तो हमने सॉलिड मिला दिया, मतलब ठोस मिला दिया और द्रव मिला दिया। अब कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं उसमें जब आप ढक्कन खोलते हैं तो इसमें से गैस निकलती है, अर्थात इसमें गैस मिली हुई है। तो ये भी जो हम देख सकते हैं कि द्रव में गैस भी मिलाया जा सकता है, अर्थात यही कह रहा है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों को मिलाया जा सकता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो ठोस में है वो द्रव की अपेक्षा जो उनके बीच में
रिक्त स्थान होता है उनके कणों के बीच में वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक, तो आपने लिक्विड भी समझ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट द्रव की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तीसरा, गैस। हमने सॉलिड पढ़ लिया, लिक्विड पढ़ लिया, अब गैस की ओर समझते हैं। गैसीय अवस्था। आपने कभी एक गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? इससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो मैं आपको बताता हूँ, सिलेंडर में हीलियम गैस होता है जो कि हल्का होता है, इसलिए गुब्बारे को ऊपर उठा देता है। और एक सिलेंडर में, जैसे आपका नॉर्मल ले लीजिए जो घर में आप यूज करते हैं खाना बनाने वाला सिलेंडर, उसमें कितना होता है? छोटे सिलेंडर में 15 किलो भर देता है, या कि 5 किलो वाला सिलेंडर भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि कितने देर तक, आप कितने दिनों तक, 15 सिलेंडर महीनों तक चल जाता है। तो वो कंप्रेस, और उसे हिलाएंगे तो पानी की तरह लगे, ऐसा लगता है उस अंदर गैस नहीं लिक्विड भरा है, लेकिन आप गैस ऐसे ओपन करेंगे उसमें से गैस निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, आगे समझते हैं। ये क्रियाकलाप आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ठोस में पढ़े थे और द्रव में पढ़े थे, उसी प्रकार इसका भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसमें हम आपको सीधा सीधा समझाते हैं कि गैस में होता क्या क्या है, वो चीज़ समझिए। तो जैसे हमने आपको बताया कि आप जो खाने का सिलेंडर लाते हैं, जो एलपीजी इसमें भरा होता है, वो क्या होता है, एक सिलेंडर में 15 किलो गैस भरी होती है। और जब आप उसको हिलाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि उसमें गैस नहीं भरी है, कोई लिक्विड भरी हुई है, कोई द्रव भरा हुआ है, ऐसा लगता है पानी भरी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने देखा कि ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस की संपीड़न, कंप्रेशन काफ़ी अधिक होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आप ठोस को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। लिक्विड को दबा सकते हैं, इसको तो बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं। लिक्विड को तो हल्का फुल्का, मतलब पॉइंट में, मतलब ना के बराबर हल्का फुल्का। लेकिन गैस को आप बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। 15 किलो सिलेंडर को अब यदि आप छोड़ेंगे तो बहुत जगह एरिया में फैल सकता है। इसे आप छोटा स्प्रे होता है जो आप सुगंध लेने के लिए स्प्रे यूज करते हैं, उस छोटे सिलेंडर में कितना आप थोड़ा सा मारते हैं तो वो पूरा फैल जाता है रूम में। तो उसे कंप्रेस कर ही तो छोटे से डिब्बे में डाला गया है। तो उसका जो कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है, उसे ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। हमारे घर में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीय एलपीजी, जो एलपीजी हमने जो बताया, और अस्पताल में यूज होने वाली ऑक्सीजन सिलेंडर में जो संपीड़न गैस होती है वो बहुत ही संपीड़ित होती है। आजकल वाहनों के ईंधन के रूप में भी संपीड़ित गैस सीएनजी का उपयोग किया जाता है। आपने सीएनजी वाली जो बहुत सारी जो अपनी टैक्सी होती हैं वो देखी होंगी, और कारें भी चलती हैं सीएनजी गैस से, तो उसे भी संपीड़ित करके उसमें सिलेंडर में गैस भरा जाता है। संपीड़ित काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ठीक, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा सकता है। ये गंध हम कैसे, हमारे तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने का महक हमारे आसपास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होती है। अर्थात जो गैस के कण होते हैं उनके बीच में ठोस के कण, जैसे ये ठोस के कण, जैसे हम समझाते हैं, ये कोई बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, इसे हम मानते हैं ठोस, ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस। अब इनके जो पार्टिकल हैं एकदम बहुत पास पास होंगे,
जब पास पास होंगे तो इनके बीच का जो गैप है इन कणों के बीच में बहुत कम है। अब द्रव लीजिए, ये थोड़ा दूर दूर है, ठीक, लेकिन गैस ये तो बहुत दूर दूर है, तो इनके बीच में जगह बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मिला लेंगे, ठीक। और द्रव है वो कम मिलाएंगे, और ठोस है ये तो बहुत ही कम मिलाएंगे, लगभग ना के बराबर। तो यही चीज़ कह रहा है कि अत्यधिक रिक्त स्थान होता है किसमें, गैस में, इसलिए वो अन्य गैस को बहुत ज़्यादा अपने में मिला लेता है, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। ये देखिए, ये ठोस लिया है, ये द्रव लिया है, ये गैस लिया है, तो इनके बीच में जो जगह है इसको देखिए, इसके बीच में जगह है इसे देखिए, और इनके बीच में जगह देखिए। अब ये इसमें भी देख लीजिए, जो ठोस पार्टिकल है इनके बीच में जगह कम है, इसलिए जो पार्टिकल है वो जो मोशन करेंगे ना, जो गति करेंगे वो बहुत कम करेंगे, क्योंकि उनमें जगह ही नहीं है, कम जगह है। द्रव है उनके बीच का जो मोशन है, जो गति है वो थोड़ा ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके बीच में जगह ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। लेकिन गैस के बीच में जगह बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। जैसे एक शरबत है, पानी में शक्कर घोला गया है, वो लिक्विड है, वो आपके तक महसूस होगा, बिना आप उसको लेकर जब तक पिएंगे नहीं तब तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें मीठा है या नमक मिला हुआ है या शक्कर मिला हुआ है। लेकिन गैस को या चूल्हे का गैस चालू कर देंगे तो अलग ही सुगंध लगेगा, आप जो सुगंध वाला स्प्रे है उसे चालू कर देंगे तो अलग सुगंध लगेगा, अगरबत्ती जला देंगे तो उसमें अलग सुगंध लगेगा, और दूर से ही आपको पता चल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि गैस ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। तो यही चीज़ लिखा है, गैस की अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अनियमित मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, यदि यहाँ पे आप अगरबत्ती जला देंगे तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ इधर ही जाएगा, वो किधर भी जा सकता है, वो उसका निश्चित नहीं होता है, अनियमित होता है, वो निश्चित उसका दिशा नहीं होती है कि किधर जाएगा। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो जो भी गैस जिस भी वस्तु पे होगा, जैसे सिलेंडर पे है, तो जो भी ये मोशन करने के बाद दीवार से टकराएगा, तो जो भी टकराएगा तो टकराने पर ही वो प्रति इकाई क्षेत्र लेगा, तो जितना टकराने पर जितना उसका आकार है उतना ही उस पर वो जो बल लगाएगा, मतलब फोर्स लगाएगा अपने साइज के हिसाब से, अपने आकार के हिसाब से। तो यही चीज कह रहा है ये। उसके बाद कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना अच्छे से समझाया हूँ इसे, तो ये प्रश्न आप अपने से खुद कर सकते हैं, मुझे भरोसा है। तो ये प्रश्न आप खुद से कीजिएगा, नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। पर अब हम आगे चलते हैं, ठीक। तो आगे क्या है, 1.4 क्या कह रहा है, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं, अर्थात जो भी पदार्थ हैं अपनी अवस्था बदल सकते हैं, कि ठोस द्रव में हो जाए, द्रव गैस में हो जाए, गैस द्रव में हो जाए, ये आपस में एक दूसरे से बदल सकते हैं कि, ये कह रहा है। तो कैसे बदलेगा ये देखते हैं। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, अर्थात कि जो हमारा द्रव होता है वो हमें तीनों अवस्थाओं में मिलता है। द्रव हमारा ठोस में भी होता है बर्फ के रूप में, लिक्विड में होता है हमारा नॉर्मल पानी के रूप में, और गैस में होता है भाप के रूप में। तो जो जल होता है वो हमें तीनों अवस्था में मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे दिया है, ठोस बर्फ के रूप में, द्रव जल के रूप में, और गैस जल वाष्प के रूप में। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना है, तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना, इन्हीं के हमें जवाब ढूंढना है, ठीक। तो इनके जवाब हम ढूंढते हैं। तो पहला क्या दिया है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, जो तापमान की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं, कि तापमान की वजह से हमारे जो भी ठोस हैं, द्रव हैं और गैस हैं, इनमें हम
तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है कि जब तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा और तापमान घटाएंगे तो क्या होगा। तो जो क्रियाकलाप है आप खुद कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा क्रियाकलाप आपको समझ में नहीं आया है। हम सिर्फ चैप्टर की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्रियाकलाप सिर्फ समझाने के लिए होता है, यदि समझ में आया तो बताइएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब हम ठोस में, पहले लेते हैं ठोस को, ठोस में हम तापमान बढ़ाएंगे तो उनके कणों में जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। जो उनके कण का जो मोशन है, जो गति कर रहे हैं, वो तेजी से गति करने लगेंगे। उनकी गति करने की वृद्धि के कारण अधिक तेजी से कंपन होने लगेगा, वो अपने जगह में बहुत तेजी से कंपन करने लगेंगे। ठीक, इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम उसका, यदि ठोस है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले क्या होगा, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी उनके कणों के बीच की, और वो ज़्यादा तेजी से कंपन करने लगेंगे। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये ठोस जो है वो द्रव में बदल जाएगा। मतलब इनके कणों के बीच की जो दूरी है वो दूर हो जाएगी और फैल जाएगा। ये सॉलिड से, जो ठोस से है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तापमान बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, अब देखेंगे कि पता चलेगा कि किस पदार्थ का, किस ठोस का कितना टेम्परेचर देने पर वो ठोस से द्रव में बदल जाएगा। वो चीज़ें हम आगे समझेंगे। तो इस चित्र में यही समझाया गया है। इस चित्र को देखिए, इसमें वही बताया है कि देखिए ठोस है, इसे आप गर्म कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, पानी में बदल जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है। तो ये जो बर्फ है, बर्फ का टुकड़े हैं, वो पानी में बदल गए। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है ये चैप्टर। आगे क्या है, न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह गलनांक कहलाता है। जो भी ठोस है, जिस तापमान पर आप तापमान देते जा रहे हैं, जिस तापमान पर वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर वो ठोस से द्रव बदल जाए, ठोस से सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, उस पॉइंट को गलनांक कहते हैं, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के समर्थ को दर्शाता है। अर्थात किसी भी, यदि बर्फ को लेंगे तो बर्फ थोड़ा टेम्परेचर देंगे वो द्रव में बदल जाएगा, लेकिन किसी लोहे को यदि तापमान देंगे तो देते जाएंगे बहुत ज़्यादा तापमान देंगे, तब वो जा करके द्रव में बदलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो गलनांक है वो उसके बीच में, उन कणों के बीच में, बर्फ के कणों के बीच में, या कि जो लोहा लिए हैं, आयरन लिए हैं, उनके कणों के बीच में कितनी तेजी से आकर्षण है, कितनी तेजी से एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, वो बताता है क्या, गलनांक। गलनांक से ही पता चलता है कि उनके बीच में जो आकर्षण फोर्स है वो कितना है। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। और ये क्या चीज़ दिया है कि 273 केल्विन क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जो 0 डिग्री सेल्सियस से अब थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो जो हमारा बर्फ है वो क्या हो जाएगा, पानी में, द्रव में बदल जाएगा। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मा ऊर्जा कहा जाता है। जो हमारा टेम्परेचर है उसे ठोस से गलाकर द्रव में बदला जाता है, उसे हम ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं।
कि किसकी वजह से वो ठोस से द्रव में बदला है, किसकी वजह से बना है, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा की वजह से बना है, उसकी हीट की वजह से बदल गया है उसका ठोस से द्रव में। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक तक पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये सारी कहानी जो बताया गया है ये सिर्फ एक चीज़ के लिए कहा गया है। अब इसे हम समझाते हैं कि गुप्त ऊष्मा होता क्या है। जो इतना बड़ा लिखा है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप बर्फ़ लिए, बर्फ़ के टुकड़े लिए, आप इसे टेम्परेचर में जब रखेंगे, इसे हीट देंगे तो ये लिक्विड में बदलना शुरू होगा। जैसे 0 डिग्री का ही 0 डिग्री में ये जब टेम्परेचर देंगे तो जैसे 0 डिग्री आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पानी में बदलने लगेगा। पर पानी में बदलते बदलते ये भी 0 डिग्री है, बर्फ भी 0 डिग्री पे होता है, और पानी जो हमारा द्रव बन गया वो भी 0 डिग्री पे है। तो एक ही अवस्था पे 0 डिग्री ये भी है, 0 डिग्री ये भी है, पर ये ठोस है और ये द्रव है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जो भी ऊष्मा हमने दिया, ये जो भी हमें उसने जो ऊष्मा दे रहे हैं वो ऊष्मा कहाँ चला गया, वो इस अवस्था को बदलने में लग गया। इसका टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं लगा, इसकी अवस्था को बदलने में लग गया कि जो ठोस को है वो द्रव में बदलने में जो हीट लग गया वो ठोस से द्रव में बदलने में लग गया, ना कि इसका तापमान बढ़ाने में लगा हुआ है। तो ये हमें नजर नहीं आ रहा है, अर्थात छुपा हुआ है, मतलब गुप्त है। तो इसलिए इस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे, जो कि किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है, उसकी अवस्था में बदल देता है, उसकी अवस्था में बदलाव लाता है, ना कि उसके तापमान पे। ठीक, तो गुप्त ऊष्मा आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई है। गुप्त का अभिप्राय क्या है? छुपी हुई। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा का आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊष्मा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अर्थात देख सकते हैं कि 0 डिग्री पर ही ये बर्फ में भी रहता है और पानी में भी रहता है, मतलब सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है। ठीक, तो यही चीज कहने का मतलब ये है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक, समझ में आया? क्वथनांक मतलब जैसे ये सॉलिड था, सॉलिड से क्या हुआ, जो बर्फ था क्या है, सॉलिड था, मतलब ठोस था। वो पहले किस में बदला? टेम्परेचर देते गए तो वो द्रव में बदला, अर्थात लिक्विड में बदला। उसके बाद और टेम्परेचर देते जाओगे और तापमान देते जाओगे तो वो द्रव से गैस में बदल जाएगा, अर्थात लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर वो गैस में बदलने लगेगा,
जिस टेम्परेचर को देने के बाद वो गैस में बदलेगा, उसी टेम्परेचर को हम उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे, अर्थात मेल्ट, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक संविष्ट गुण है, द्रव के सभी गुणों कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। सभी कण इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि वो वाष्प में बदल जाएं, अर्थात गैस में बदल जाएं। जल के लिए यह तापमान 373 डिग्री केल्विन या कि फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलते हैं तो जितने भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 को जोड़ देते हैं तो वो केल्विन में बदल जाता है। जिसे आप बोले 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखना है तो 273 को 50 के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 5 12 और 323 डिग्री केल्विन हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड में भी रहता है और 100 डिग्री सेल्सियस में वो वाष्प में भी बदल जाता है, तो दोनों में बदल गया। तो इसको हमने सॉलिड से लिक्विड में क्या देखा था कि जो भी हम तापमान दे रहे हैं वो उसकी अवस्था में बदलने में लग गया, न कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। उसी प्रकार इसमें भी द्रव से गैस में बदलने में उसका जो हीट है, जो उसका तापमान है, वो उसकी अवस्था में बदलने में लग गया, ना कि उसका तापमान बढ़ाने में। वो 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 101 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, क्योंकि वो उसकी अवस्था बदलने में उसका जो ऊष्मा है वो लग गई है। ठीक, तो इसमें यही कहा है, इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रस्तुति ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ठोस से यदि द्रव में बदल रहा है, एरो किधर लगा है, ठोस को द्रव में बदलने के लिए क्या करेंगे, हमें ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, और द्रव से फिर गैस में बदलना है तो फिर हीट देंगे। लेकिन यदि गैस को द्रव में बदलना है तो उसे फ्रीज करेंगे, मतलब ठंडक देंगे, शीतलक देंगे, और द्रव को ठोस में बदलना है तो उसे अशीतलक देंगे। मतलब यदि पानी है, पानी को बर्फ के रूप में, बर्फ को यदि द्रव में बदलना है तो उसमें और हीट देंगे, तो वो बर्फ जो है द्रव में अर्थात पानी में बदला जाएगा। पानी को यदि गैस में बदलना है तो उसको और ऊष्मा दो, लेकिन यदि गैस है उसमें उसको पानी में बदलना है तो उसको ठंडक दोगे, और द्रव है उसको यदि ठोस में बदलना है तो आप क्या करते हो, उसे ठंडक देते हो, शीतलक देते हो, फ्रिज में रख देते हो, तो जो पानी है वो बर्फ में बदल जाता है, आइस में बदल जाता है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म करने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे अवस्था होते हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, अर्थात द्रव में वो नहीं बदलते, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं और गैस से ही ठोस में बदल जाते हैं। तो जब ठोस से गैस में बदलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे कपूर हो गया, कपूर जो आप पूजा में यूज करते हैं, कपूर वो ठोस में रहता है, लेकिन अब जैसे आप जलाते हैं तो वो लिक्विड में नहीं बदलता, द्रव में नहीं बदलता, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में, और जब गैस से ठोस में बदल जाता है उसे डीसब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 9 पे। तो जो चीज़ हमने समझाया वही चीज़ समझा रहा है कि सब्लिमेशन, जो हमने बोला ना सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन, तो क्या बोला, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ठीक, अर्थात
डीसब्लिमेशन कहते हैं, अर्थात गैस से सॉलिड में बदल जाना। तो हिंदी में ऊर्ध्वपातन और निरपेक्ष कहते हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन और डीसब्लिमेशन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। और निक्षेपण, निक्षेपण को क्या कहेंगे? डिपोजिशन, DEPOSITION। हम इसके पहले डीसब्लिमेशन कहते थे, तो वो नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो साइंस का भाषा है वो हमारा डिपोजिशन कहलाता है। यदि गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, कुछ भी त्रुटि हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। बट ये सब्लिमेशन और डिपोजिशन मतलब ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे। जो हमारा पदार्थ है उसमें प्रेशर मतलब दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और स्वस्थ और सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।